Assalamu alaikum dear students, and welcome back. And today we are going to cover the third part of the lecture, which will be about competitive ELISA. In our previous two lectures, in one lecture we have covered the general introduction, and in second lecture we covered the direct ELISA and indirect ELISA. And today we are going to cover the competitive ELISA, which is much complicated than the other both previous techniques. And so I want you guys to give much focus and be careful with while listening and watching the lecture. If you have missed any step, and then you won't be able to understand the lecture, understand the principle of the competitive ELISA. And so starting with the competitive ELISA. In competitive ELISA, before starting with the competitive ELISA, you must know why it is called competitive ELISA. तो सबसे पहले आप लोग ये समझे कि इसको competitive ELISA क्यों कहते हैं. ठीक है, इसको competitive ELISA इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो एंटीजन या एंटीबॉडी हम डालेंगे, अगर हम एंटीजन डालेंगे ठीक है वेल में, तो हम दो टाइप के एंटीजन डालेंगे. एक रेडीमेड एंटीजन होगी और एक वो एंटीजन होगी जो पेशेंट के सीरम में से हम डिटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और अगर हम एंटीबॉडी डालेंगे तो एक रेडीमेड एंटीबॉडी होगी जो कि किट में आई होगी. ठीक है, और एक वो एंटीबॉडी होगी जो कि हम सीरम में से डिटेक्ट करेंगे. ठीक है, तो ये दोनों हम एक अलग ट्यूब में मिक्स करेंगे और वो फिर हम वेल में डालेंगे. और इस तरह इन दोनों रेडीमेड और पेशेंट के सीरम में जो एंटीबॉडी होगी, इन दोनों में कंपटीशन होगी. ठीक है, कि किसने पहले अटैच होना है और किसने ज़्यादा अमाउंट में अटैच होना है एंटीजन के साथ. ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव ELISA को इसीलिए कॉम्पिटिटिव ELISA कहते हैं कि इसमें जो एंटीजन जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं या जो एंटीबॉडी हम डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो दो टाइप्स के होंगे. ठीक है, और फिर दोनों में कंपटीशन होती है. ठीक है, कि किसने पहले अटैच होना है. ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटिव ELISA है, इसमें जो हम डिटेक्ट करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हम डिटेक्ट करते हैं, जो हार्मोन्स हम डिटेक्ट करते हैं, वो बहुत ही छोटे मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं. ठीक है, अगर उनकी हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं. ठीक है, सो दिस टेक्निक इज़ यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एन एंटीजन और एंटीबॉडी इन अ सैंपल. इसमें हम क्या करते हैं, या तो एंटीजन हम डिटेक्ट करेंगे या एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे. ठीक है, अगर हम एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वेल पर क्या कोटेड होगी हमारे पास, जो रेडीमेड वेल आएगी, हम पेशेंट के सीरम में से एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं और वेल पर एंटीबॉडी कोटेड होगी. जाहिर सी बात है कि आपने एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन करवाना है. ठीक है, तो वेल पर आपके साथ एंटीजन कोटेड होनी चाहिए, एंटीबॉडी कोटेड होनी चाहिए और सीरम में से एंटीबॉडी होनी चाहिए. ठीक है, अगर वेल पर एंटीबॉडी है तो पेशेंट के सीरम में से एंटीजन होनी चाहिए. ठीक है, तो जिस तरह हमने प्रीवियस टेक्निक्स पढ़े, ठीक है, डायरेक्ट ELISA और इनडायरेक्ट ELISA. डायरेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि हम या तो एंटीजन डिटेक्ट करेंगे या एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे, लेकिन डायरेक्ट में हम खुद ही वेल के ऊपर या एंटीजन को कोट कर रहे थे या एंटीबॉडी को कोट कर रहे थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या सिनारियो है, यहाँ पर सिनारियो ये है कि जो वेल आएगी किट के साथ, ठीक है, उस पर रेडीमेड या एंटीजन कोटेड होगी या एंटीबॉडी कोटेड होगी. ठीक है, और जो इनडायरेक्ट ELISA था उसमें क्या था, उसमें एंटीजन वेल पर कोटेड होती थी और एंटीबॉडी हमने डिटेक्ट करनी थी. ठीक है, तो आप लोग ये डिफरेंस समझें. ठीक है, डिफरेंस समझेंगे तो तभी आप लोगों को समझ आएगी और आप लोग अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ना कि बस सिर्फ रट्टे लगाएं और सिर्फ एग्ज़ाम तक आप लोग लिमिट रहें फिर. ठीक है, तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है. कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप लोगों को ये लाइफ टाइम याद रहेगी. ठीक है, कि इन चारों टेक्निक्स में डिफरेंस क्या है और किस किस तरह परफॉर्म होते हैं. ठीक है, तो दिस टेक्निक इज़ मेनली यूज्ड फॉर स्मॉल मॉलिकुलर वेटेड मॉलिक्यूल्स इन पिकोग्राम्स एंड नैनोग्राम्स. ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूल हम डिटेक्ट करते हैं वो इंतहाई ही छोटे होते हैं और इंतहाई ही कम क्वांटिटी के होते हैं. ठीक है, उनको हम पिकोग्राम्स और नैनोग्राम्स में डिटेक्ट करते हैं. लाइक इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट. ठीक है, तो इतनी स्मॉल अमाउंट की मॉलिक्यूल्स पिकोग्राम और नैनोग्राम लेवल के हम इसके थ्रू कंप्यूटर ELISA के थ्रू डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक T3, T4, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, ये एट्सेट्रा ये बहुत ही छोटे मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, इन दिस टेस्ट
सीरम एंड रेडीमेड एंटीजन इज़ फर्स्ट इंक्यूबेटेड इन सेपरेट ट्यूब, ठीक है। जब हम कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने टेबल पे सारी चीज़ें रखते हैं, ठीक है, जो टेस्ट के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो जो प्लेट्स होती है, पाइपेट्स होती है, टिप्स होती है, ठीक है, ये सारे हम रेडी रखते हैं, ठीक है। फिर जो हमारे पास 96 वाली प्लेट होगी, ठीक है, फिर यूज़ करना तो हमने उसे है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपने उसे साइड पे रखना है, ठीक है। उससे पहले आपने एक ट्यूब लेनी है, खाली ट्यूब, ठीक है। उस ट्यूब में आपने क्या करना है, उस ट्यूब में से आपने सीरम डालना है, ठीक है, और रेडीमेड एंटीजन डालना है, ठीक है। जब किट में आपके पास रेडीमेड एंटीजन आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि आप पेशेंट के सीरम में से बी एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब आप पेशेंट के सीरम में से एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं और किट में आपके पास रेडीमेड एंटीजन आया है, ठीक है, जो कि एंजाइम लेबल्ड है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि वेल पर कोटेड आपके पास एंटीबॉडी है, ठीक है। वेल पर कोटेड एंटीबॉडी है और दो टाइप के एंटीजन्स आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक रेडीमेड एंटीजन, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए और डिफरेंस समझें। वेल पर कोटेड एंटीबॉडी है, ठीक है, किट के साथ आई हुई है, और किट के साथ एक और एंटीजन भी आया हुआ है, ठीक है, जो कि रेडीमेड है। और एक एंटीजन जब किट के साथ रेडीमेड कंजुगेटेड एंटीजन आता है तो इसका ये मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा में कि सीरम में से भी हमने वही चीज़ डिटेक्ट करनी है जो कि कंजुगेटेड आई हुई है, ठीक है। अगर कंजुगेटेड आपके साथ एंटीबॉडी आती है तो इसका ये मतलब होता है कि हमने सीरम में से भी एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है, ठीक है। तो यही वो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों ने समझना है कि कौन कौन से एंटीजन में हमने कंपटीशन करवानी है, ठीक है। सीरम में से एक एंटीजन, ठीक है, एक एंटीजन सीरम में से हो गया जो कि हमारा टारगेटेड एंटीजन है, फॉर एग्जांपल वो T3 मॉलिक्यूल है या T4 मॉलिक्यूल है या प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, या कोई और मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो हमारा टारगेट एंटीजन है, ठीक है। और दूसरा क्या है, रेडीमेड एंटीजन, जिसके साथ एंजाइम लिंक्ड होगी, जो कि कंजुगेटेड होगी, ठीक है। इन दोनों को हमने डालना है, ठीक है, चूँकि ये एंटीजन्स हैं तो वेल्स पर हमारे पास कोटेड एंटीबॉडी होगी, ठीक है। तो इन दोनों को हमने एक अलग से ट्यूब में मिक्स करना है, रेडीमेड एंटीजन को और सीरम को। सीरम में क्या होगी, एंटीजन जो हमने डिटेक्ट करना है, ठीक है, और इन दोनों को एक सेपरेट ट्यूब में इंक्यूबेट करना है, ठीक है। And then the serum and ready-made antigen mixture is then added to the microtiter well which is coated with antibody, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये सीरम और रेडीमेड एंटीजन का जो मिक्सर होगा उसको हमने माइक्रोटाइटर वेल में पोर करनी है, ठीक है, वेल में डालनी है, और वेल पर क्या होगी, हमारे पास एंटीबॉडी कोटेड होगी, ठीक है। The more the antigen present in the sample, the less ready-made antigen will be available to bind to the antibody coated well, ठीक है। तो वही बात है कि हमारे पास अगर एंटीजन ज़्यादा प्रेजेंट होगी, ठीक है, जितनी एंटीजन ज़्यादा प्रेजेंट होगी, चाहे वो रेडीमेड हो या वो पेशेंट के सीरम में से हो, ठीक है, उतनी ही वो एंटीबॉडी कोटेड वेल पर बाइंड होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। अगर पेशेंट के सीरम में से जो एंटीबॉडी है, जो एंटीजन है, उसको हम वो ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर वही पेशेंट की सीरम की जो एंटीजन है वो ज़्यादा अमाउंट में अटैच होगी वेल के साथ। अगर पेशेंट के सीरम में से वो एंटीजन जो हमने डिटेक्ट करना है वो कम अमाउंट में है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो रेडीमेड हमने डाला हुआ है, ठीक है, मिक्सर में, वही एंटीजन एंटीबॉडी के साथ ज़्यादा अमाउंट में अटैच होगी, ठीक है। और इसके बैक में क्या है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगी आगे कि अगर पेशेंट का एंटीजन ज़्यादा अमाउंट में बाउंड होता है तो फिर क्या होता है, या अगर जो रेडीमेड एंटीजन है वो ज़्यादा अमाउंट में बाउंड होता है तो फिर क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एंटीजन और दो एंटीजन होगी, ठीक है, इनके बीच में हमने कंपटीशन करवानी होती है, ठीक है। एक और बात कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा में ये है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर अब अगर आप लोग देख लें कि वेल पर हमारे पास कोटेड है एंटीबॉडी, ठीक है, और हम डिटेक्ट कर रहे हैं एंटीजन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा में चूँकि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि हम इसमें दोनों डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है तो
एंटीबॉडी पेशेंट के सीरम में से डिटेक्ट करनी है, तो फिर हमारे पास वेल पर कोटेड होगी एंटीजन, ठीक है। इस एग्जांपल को हम इस तरह ले रहे हैं कि इसमें पेशेंट के सीरम में से हम एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं और वेल पर हमारे पास एंटीबॉडी कोटेड है, ठीक है। तो आफ्टर द वेल इज वॉश्ड, एंजाइम कंजुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी विल बी वॉश्ड एंड ओनली बाउंडेड एंटीजन विल बी, ये सेकेंडरी एंटीजन, ठीक है। सेकेंडरी एंटीजन कौन सा कंसिडर होगा? जो रेडीमेड एंटीजन और रेडीमेड एंटीजन जो कि लेबल्ड होगी एंजाइम के साथ, ठीक है, वो सेकेंडरी एंटीजन कंसिडर होगी, ठीक है। तो जब हम इनको मिक्सचर को वेल के ऊपर डालेंगे तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा इंक्यूबेट करेंगे ताकि जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस है वो हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम उसको वॉश करेंगे, ठीक है। आफ्टर द वेल इज वॉश्ड, एंजाइम कंजुगेट सेकेंडरी कंजुगेट एंटीजन विल बी washed and only bounded antigens will remain stick to the well, ठीक है। तो इंक्यूबेशन के बाद क्या होगा, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होनी है वो हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो एंटीजन्स बाउंडेड होगी वो रह जाएगी वेल में, ठीक है। और बाकी जो अनबाउंडेड एंटीजन है, चाहे वो पेशेंट के सीरम में से हैं या वो रेडीमेड एंटीजन है, ठीक है, और दूसरे पार्टिकल्स हो, ठीक है, वो सब वॉश आउट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हमें रिजल्ट देगी। द हायर द कंसनट्रेशन ऑफ एंटीजन इन द सैंपल द लोअर द एब्जॉर्बेंस, ठीक है। अगर पेशेंट के सीरम की एंटीजन की कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर क्या होगी, एब्जॉर्बेंस लो होगी, ठीक है। एब्जॉर्बेंस लो होगी, क्यों लो होगी ये अभी मैं दूसरे डायग्राम में आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। अगर पेशेंट के सीरम में कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस हाई होगी, ठीक है। ये सेंटेंस आप लोग समझे, ठीक है। इस सेंटेंस को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो समझ ले कि आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव इलाइजा जो प्रिंसिपल है, वो प्रोसीजर है, वो सब कुछ आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। तो ये डायग्राम देख लें, हमने क्या किया, ये वेल है हमारे साथ, ठीक है। इसके ऊपर एंटीबॉडी अटैच है, ठीक है। हमने पेशेंट के सीरम में से क्या डिटेक्ट करना है, ठीक है, एंटीजन डिटेक्ट करनी है। यहाँ पर चूँकि एंटीबॉडी कोडेड है, ठीक है, तो इसके साथ जो जिस चीज़ ने बाइंड होना है वो है एंटीजन, ठीक है। तो पेशेंट के सीरम में से हमने एंटीजन डिटेक्ट करनी है। यहाँ नीचे देख लें आप लोग, ये जो फ्री है, ठीक है, इस पर कुछ भी अटैच नहीं है, ये पेशेंट के सीरम का एंटीजन है, ठीक है। और जिस पर ये रेड सा डॉट है, ठीक है, ये एक्चुअली इस पर एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम कंजुगेटेड है, ठीक है, इसके साथ एंटीजन कंजुगेट टू एंजाइम, ठीक है। और इसके बाद ये प्राइमरी एंटीबॉडी है, ठीक है, ये एंटीबॉडी यहाँ पर अटैच है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने क्या वेल लिया, ठीक है, वेल के ऊपर एंटीबॉडी अटैच है, इसके साथ हमने वो वाला मिक्सचर मिक्स किया जो कि हमने एक अलग से सेपरेट ट्यूब में रखा था, ठीक है। इसमें क्या क्या हमने डाला था, इसकी जो पेशेंट का सीरम हमने डाला था, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने रेडीमेड एंटीजन डाला हुआ था, ठीक है। पेशेंट के सीरम में से जो एंटीजन होगी और रेडीमेड एंटीजन होगी, उन दोनों की शेप एक जैसी होगी, ठीक है। ये देखें, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये एक एंजाइम लिंक्ड है जो कि रेडीमेड है, और पेशेंट की जो एंटीजन है वो फ्री है, ठीक है, उस पर कुछ भी बाउंड नहीं है, ठीक है। तो इसके जो पेशेंट का सीरम के एंटीजन जो है उसके बाउंड होने से कलर प्रोड्यूस नहीं होगी, और जो रेडीमेड है उसके ज़्यादा क्वांटिटी में बाउंड होने से कलर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरह। और ये जो दोनों एंटीजन्स हैं, ये इन दोनों को डायरेक्ट किया होता है, ठीक है, अगेंस्ट दिस एंटीबॉडी। दोनों ही एक जैसी स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब है कि दोनों ही एक एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो सकती है, ठीक है। अब आप लोग देख लें इस डायग्राम में, यहाँ पर आप लोग देख लें, हमारे पास जो एंटीजन्स बाउंडेड है, ठीक है, उनको काउंट करते हैं। काउंट सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को सिर्फ समझ आए, लेकिन ये एक्चुअल में इस तरह नहीं होता कि सिर्फ 6 एंटीजन्स बाउंड होते हैं, ठीक है, 3 एंटीबॉडीज़ को। ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इसमें आप लोग देख लें, जो कि रेडीमेड एंटीजन है, ठीक है, जो कि एंजाइम लिंक्ड है, वो कितने हैं बाउंडेड हैं, 1 और 2, ठीक है, ये सिर्फ 2 ही बाउंड हुए हैं, ठीक है। और जो पेशेंट के एंटीजन है वो कितने बाउंड हुए हैं, ठीक है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है।
तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट के सीरम में जो एंटीजन्स की कंसंट्रेशन थी वो हाई थी, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा अमाउंट में बाउंड हुए हैं, ठीक है। और इसके ज़्यादा अमाउंट में बाउंड होने से क्या होगा, कलर वेल में जो प्रोड्यूस होगी वो कम होगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रेडीमेड एंटीजन्स को मौका नहीं दिया कि वो ज़्यादा अमाउंट में बाइंड हो जाएं यहाँ पर, ठीक है, और ज़्यादा कलर प्रोड्यूस करें। कलर तो रेडीमेड एंटीजन ने प्रोड्यूस करना है ना, पेशेंट के सीरम ने तो नहीं प्रोड्यूस करना है, क्योंकि इस पर तो कुछ भी अटैच नहीं है, ठीक है, ये फ्री एंटीजन्स हैं, ये जो रेडीमेड है जो इस पर लेबलिंग हुई है, ठीक है, और ये ही सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके हमें कलर देगा, ठीक है। जब ये हो जाए, इनकी बाइंडिंग हो जाए, फिर इसके बाद हमने सबस्ट्रेट ऐड करना होता है, जिस तरह पिछली मेथड्स में हमने करना था, ठीक है, और पिछली मेथड्स में हमने ये भी पढ़ा था कि सबस्ट्रेट का फिर क्या फंक्शन है, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या करेगा यहाँ पर, सबस्ट्रेट इस जो एंजाइम है, ठीक है, जो कि हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज हो सकता है या दूसरा कोई एंजाइम हो सकता है, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करके एक कलर्ड प्रोडक्ट देगा, ठीक है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी कम है जो कि अटैच है ये रेडीमेड एंजाइम, तो इस वजह से यहाँ पर सबस्ट्रेट के एडिशन के बाद जो कलर प्रोड्यूस होगी वो कम क्वांटिटी में होगी, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेशेंट के सीरम में से कोई भी एंटीजन बाउंडेड नहीं है, ये सारे एंटीजन से फॉर एग्जांपल रेडीमेड बाउंडेड हुए हैं, ठीक है, तो फिर हम जब सबस्ट्रेट डालेंगे तो फिर हाई अमाउंट में कलर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो फिर इस सिनारियो का क्या मतलब हुआ, जब रेडीमेड ही सिर्फ बाउंड हो जाए, तो इस सिनारियो का मतलब ये हुआ कि पेशेंट के सीरम में से जो हमने T3 T4 या कोई भी मॉलिक्यूल डिटेक्ट करना था वो कम क्वांटिटी में थे, इसलिए बाउंड नहीं हुए, और या वो प्रेजेंट ही नहीं थे, ठीक है। तो ये इसकी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं इस तरह। प्रोसीजर क्या होगी, ठीक है, क्विकली पढ़ते हैं, हमने 2-3 बार प्रोसीजर पिछले उसमें डिस्कस किया, ठीक है, तो इसको क्विकली पढ़ते हैं। रेडीमेड एंटीजन इज इंक्यूबेटेड विद द सैंपल कंटेनिंग एंटीजन, ठीक है, रेडीमेड जो एंटीजन होगी उसको हमने सैंपल के साथ मिक्स करके इंक्यूबेट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, एंटीजन मिक्सर इज एडिड टू द माइक्रोटाइटर वेल विच इज़ प्री कोटेड विद द एंटीबॉडी, ठीक है। वॉश द प्लेट टू रिमूव अनबाउंड एंटीजन्स, ठीक है, प्लेट्स को हमने वॉश करना है, ठीक है, ताकि जो अनबाउंड एंटीजन्स है, ठीक है, वो वॉश आउट हो जाए। एंजाइम लिंक्ड एंटीजन विच इज़ स्पेसिफिक टू द कोटेड एंटीजन इज़ एडिड, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड भी और पेशेंट की जो एंटीजन है, ठीक है, उन दोनों को हमने मिक्स करना था, ठीक है, और फिर ऐड करना था। वॉश द प्लेट सो दैट अनबाउंड एंजाइम लिंक्ड एंटीजन आर रिमूव, ठीक है, हमने वॉश करना है और अनबाउंड ये सेंटेंस रिपीट हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाली सेंटेंस, इसको हमने वॉश करना है और अनबाउंड एंटीजन को रिमूव करना है। और इसके बाद ऐड सबस्ट्रेट विच इज़ कन्वर्टेड बाय द एंजाइम इनटू अ फ्लोरेसेंस सिग्नल, सबस्ट्रेट के एडिशन के बाद क्या होगी, एक कलर्ड सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, एक फ्लोरेसेंस सिग्नल प्रोड्यूस होंगे। तो फ्लोरेसेंस सिग्नल तब प्रोड्यूस होंगे जब हमारे पास रेडीमेड एंटीजन्स एंटीबॉडी के साथ अटैच होंगे, ठीक है। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है रिपोर्ट की वो बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, ये बात आप लोग समझ लें, ठीक है। जो पिछले एलाइजा हमने डिस्कस किए थे उसमें क्या होता था, जो वेल होती थी हमारे पास उसमें जब कलर प्रोड्यूस होती थी, ठीक है, तो वो कलर जब ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होती थी तो उसका मतलब ये होता था कि पेशेंट की जो रिज़ल्ट है, जो वैल्यू है, रिज़ल्ट वैल्यू, ठीक है, वो हाई होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर कलर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब है कि पेशेंट की जो रिज़ल्ट की वैल्यू है वो कम है, ठीक है, जो चीज़ हमने डिटेक्ट करना है वो कम है, ठीक है। वो फिर आप लोग ये डायग्राम देख लें, पेशेंट की जो एंटीजन है, ठीक है, वो ज़्यादा अमाउंट में बाउंड हुई है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ इस डायग्राम का, इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट की जो वैल्यू आएगी उसकी जो रिज़ल्ट होगी वो कम होगी, ठीक है, क्योंकि कलर कम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कलर क्यों कम प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो रेडीमेड एंटीजन्स है वो सिर्फ 2 ही बाउंड हुए हैं, ठीक है, और जो पेशेंट के एंटीजन है वो ज़्यादा अमाउंट में बाउंड हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से कलर कम प्रोड्यूस होगी, और जब कलर कम प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब ये होगा कि पेशेंट की जो वैल्यू है, पेशेंट की सीरम में से जो एंटीजन है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और सो पेशेंट की रिज़ल्ट वैल्यू जो होगी वो हमारे पास हाई आएगी, ठीक है। तो जो कॉम्पिटिटिव एलाइजा की जो रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन हम करते हैं वो हम अपोजिट करते हैं, ठीक है।
जब कलर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो हमारे पास जो एंटीजन होगी वो कम अमाउंट में होगी, और अगर कलर कम प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो पेशेंट के एंटीजन हैं वो ज़्यादा अमाउंट में बाउंड हुए हैं, ठीक है, और हमारी पास रिजल्ट वैल्यू हाई होगी, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, ये एक हाईली स्पेसिफिक है, ठीक है, सिंस 2 एंटीजन्स आर यूज्ड, ठीक है, या 2 एंटीबॉडीज़ आर यूज्ड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर स्लैश में एंटीबॉडीज़ डाल देता हूँ, एंटीबॉडीज़, ठीक है, क्योंकि टेक्निक दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है, या एंटीजन या एंटीबॉडी, ठीक है। हाई सेंसिटिव सिंस बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिटेक्शन मेथड्स कैन बी यूज, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इलाइजा के फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं, या तो हम इसको डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव इलाइजा करते हैं और या हम इनडायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके फर्दर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फिर वही बात है कि ऑनलाइन क्लासेस वाली, ठीक है, कि मुझे नहीं पता नहीं चल रहा कि आप लोग समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। मैं अपने लेवल पे कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जितना आसान हो सके, जितने आसान अल्फाज में समझा सकूँ, ठीक है। तो अगर इसके फर्दर डिटेल में जाऊँगा तो मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, जो पिछला हमने पढ़ा था और आगे जो टेक्निक पढ़ेंगे। तो ज़रूरी बात यह है कि आप लोग बस सिर्फ अपनी कॉन्सेप्ट में बना लें, ठीक है, कि होता किस तरह है, ठीक है, और प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। ये बाकी जो मेथड्स है वो भी लेस इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने जो बेसिक समझना है वो कॉन्सेप्ट में बना लें। तो सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सैम्पल्स, ठीक है, सिंस द एंटीजन डज नॉट रिक्वायर वेरिफिकेशन प्रियर टू मेजरमेंट, ठीक है। जब हमने कोई मॉलिक्यूल डिटेक्ट करना हो, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से, ठीक है, तो उसमें से हमने कॉम्पिटिटिव इलाइजा के लिए हमने फिर प्योरीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती कि हमने जो हमारा टारगेट एनालाइट है उसको पहले उससे सेपरेट करें और फिर उसको हमने डालना होता है, ठीक है। इन सब की ज़रूरत नहीं होती, बस हमने वो कॉम्प्लेक्स जो मिक्सचर होगी, ठीक है, उसको रेडीमेड एंटीबॉडी के साथ या एंटीजन के साथ मिला के हमने वेल पे डालना होता है डायरेक्ट, और जो एंटीबॉडी होगी अटैच लेबल्ड एंटीबॉडी वो खुद ही अपने टारगेट को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, और उसके साथ सिर्फ अपनी ही टारगेट जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में से सिर्फ वही टारगेट मॉलिक्यूल ही अटैच होगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव इलाइजा, एंड आई एम ट्राइंग टू I was trying to cover the another sandwich ELISA too, but the lecture is I think getting longer. तो इस वजह से मैं ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लेक्चर बनाऊँ तो मुझे लगता है कि आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कॉम्पिटिटिव इलाइजा को आप लोग सिर्फ इस ही लेक्चर में कवर करें, और बाकी पिछले लेक्चर में फिर या मैं कोशिश करता हूँ कि इसी में ही कवर करें। मैं देख लूँ कि कितनी कॉम्पिटिटिव इलाइजा कितनी ज़्यादा है या कम है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द सैंडविच इलाइजा। तो सैंडविच इलाइजा शुरू करने से पहले ये भी आप लोग समझ लें, ठीक है, कि इसको सैंडविच इलाइजा क्यों कहते हैं, ठीक है। इसको सैंडविच इलाइजा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो एंटीजन हम डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, उस एंटीजन का हमने सैंडविच बनाना होता है, ठीक है। दो एंटीबॉडीज़ के बीच में उसका सैंडविच बनाना होता है, ठीक है। और सैंडविच इलाइजा भी एक सेंसिटिव एक बहुत ही स्पेसिफिक टेक्निक है, ठीक है। एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड बाय सैंडविच इलाइजा, ठीक है। पिछले टेक्निक्स हमने पढ़ी है कि किसमें कौन कौन से हमने क्या क्या डिटेक्ट करना है, ठीक है, एंटीजन डिटेक्ट करनी है या एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम सैंडविच इलाइजा के थ्रू एंटीजन ही डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस टेक्निक एंटीबॉडी इज कोटेड ऑन दी माइक्रोटाइटर वेल, ठीक है। माइक्रोटाइटर वेल पे क्या कोटेड होगी, हमारे पास एंटीबॉडी कोटेड होगी, ठीक है। अ सैंपल कंटेनिंग एंटीजन इज एडेड टू द वेल, ठीक है। जो और हम सैंपल से क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, सैंपल से हम यहाँ पर एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट के सैंपल में से, ठीक है। जब बात होती है कि हम एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं या एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं तो वो पेशेंट के सैंपल की बात होती है, ठीक है, ना कि वेल की बात होती है। क्योंकि वेल की तो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि हम क्यों उसको डिटेक्ट करें। हमको जो ज़रूरत है डिटेक्शन की वो तो पेशेंट के सीरम की डिटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है, कि उसमें से हमने क्या डिटेक्ट करना है, हमें ये ज़रूरत है, ठीक है।
A sample containing antigen is added to the well, ठीक है, पेशेंट का सैंपल which will have एंटीजन एंड अलाउड टू रिएक्ट विद एंटीबॉडी, ठीक है, और उसको हम कुछ देर के लिए अलाउ करेंगे ताकि ये एंटीबॉडी के साथ जो वेल में एंटीबॉडी है उसके साथ रिएक्ट करें, ठीक है, फॉर्मिंग एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। आफ्टर द वेल इज वॉश्ड, a second enzyme linked antibody specific for a different epitope on the antigen is added and allowed to react with the bound antigen, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर हम इसको वॉश करेंगे और एक दूसरा वो ऐड करेंगे एंजाइम सॉरी रिएजेंट, ठीक है। उस रिएजेंट में क्या होगी, उस रिएजेंट में हमारे पास एक सेकेंड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी होगी, ठीक है, दूसरी एंटीबॉडी होगी जो कि कंजुगेटेड एंटीबॉडी होगी, ठीक है। उस एंटीबॉडी को हमने ऐड करना होता है, ठीक है, और वो एंटीबॉडी क्या होगी, वो स्पेसिफिक होगी उस एंटीजन के अगेंस्ट जिस एंटीजन को हमने सीरम में से डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। और इस एंटीजन के डिफरेंट एपिटोप्स होते हैं, ठीक है। एपिटोप्स क्या होते हैं, ठीक है, एपिटोप डिफरेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, ठीक है। और जो हमने जो हमने एंटीबॉडी डालनी होती है, ठीक है, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, ठीक है। मोनोक्लोनल क्या होती है ये भी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देन आफ्टर अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी इज रिमूव बाय वॉशिंग, ठीक है। हमने कुछ टाइम के लिए इन दोनों को रीड करने के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग देखिए, सिर्फ इस स्लाइड में आप लोग सिर्फ सुने कि होता क्या है, ठीक है, बाकी आगे डायग्राम में आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। हमने फिर से अनबाउंड एंटीबॉडीज़ को वॉश किया, ठीक है, एंड फाइनली सबस्ट्रेट इज एडिड टू द प्लेट विच इज़ हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम टू फॉर्म कलर प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर हमने सबस्ट्रेट ऐड करना होता है जिस तरह पिछले टेक्निक्स में हम कर रहे थे, ठीक है, और एक कलर प्रोडक्ट हमें देगा और उसी कलर को हम मेजर करेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इलाइज़ा में हमारे पास जो रिज़ल्ट हमने देना होता था, ठीक है, जब कलर ज़्यादा प्रोड्यूस होती तो हमने कम रिज़ल्ट देना होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिज़ल्ट देना है, ठीक है, जो बाकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलाइज़ा की तरह है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इलाइज़ा की तरह नहीं, ठीक है। हमने बस जितना ज़्यादा कलर प्रोड्यूस हो गया उतना ज़्यादा हमारे पास पेशेंट का रिज़ल्ट होगा, उतनी ज़्यादा पेशेंट की रिज़ल्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो डायग्राम देख लिया आप लोग। सबसे पहले हमारे पास जो वेल आएगी सैंडविच इलाइज़ा के लिए, ठीक है, उस पर हमारे पास एंटीबॉडी कोटेड होगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पेशेंट के सीरम में से एंटीजन डिटेक्ट करनी है, ठीक है। और ये हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगी, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक ही क्लोन से, एक ही टाइप ऑफ सेल से डिराइव्ड होती है, ठीक है। इसको हम किस तरह करते हैं, हम ये जो रेबिट के स्प्लीन से सेल्स डिराइव करते हैं, ठीक है, उनके थ्रू हम ये प्रोड्यूस करते हैं, या माइलोमा सेल्स, मल्टीपल माइलोमा जो डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, वो सेल लेते हैं, माइलोमा सेल लेते हैं या रेबिट के स्प्लीन सेल लेते हैं, ठीक है। उस पर हमने अपनी जो टारगेट एंटीबॉडी है उसको क्लोन करना होता है, ठीक है, और उसकी प्रोडक्शन करनी होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट होगी, ठीक है, ये मैं आखिर स्लाइड में डाल दूँगा, ठीक है, कि आप लोगों ने एपिटोप क्या है, ठीक है, और मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने एक वर्ड या पीपीटी में नहीं, वर्ड या पीडीएफ में आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप या मेल करनी है, ठीक है। ये आप लोगों ने एक वीक में तो हो जाएगी, इतनी बड़ी टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने कमिंग फ्राइडे तक ये सबमिट करनी है, ठीक है। मैं ये आखिर में डाल दूँगा, ये भी आप लोग साथ साथ कर लेते हैं, ये भी आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है, कि मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल क्या है, ठीक है। कि हम साथ में इम्यूनोलॉजी भी पढ़ते हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों को ये ज़रूरी है कि ये समझें, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी बार बार कभी किसी टेक्निक्स में तो कभी किसी जगह पर रिपीट होगी, तो आप लोग खुद करेंगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि किस तरह करते हैं, और ये प्रोसीजर पे आते हैं, ठीक है। हमने वेल लिया था, ठीक है, उसमें एंटीबॉडी कोटेड है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। फिर इसको हमने क्या कर दिया, एंटीजन ऐड कर दिया, एंटीजन मतलब हमने पेशेंट का सीरम ऐड कर दिया, ठीक है।
पेशेंट के सीरम में जो एंटीजन था वो इसके साथ बाउंड हो गया, ठीक है, वो इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट स्पेसिफिक होती है, ठीक है, और एंटीजन तो इसके साथ बाउंड हो गया। फिर इसके बाद हम उसको वॉश कर लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा एंटीजन या एंटीबॉडीज़ या कुछ भी सीरम में से हैं, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह कुछ भी हैं, वो वॉश हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक दूसरी एंटीबॉडी डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, जो एंटीजन है, ये जो पर्पल डॉट है, ये हमारा एंटीजन है, ठीक है। इसका देखिए आप लोग, दोनों एंटीबॉडीज़ ने इसका सैंडविच बनाया हुआ है, ठीक है। एक तरफ से एक ने घेर लिया है एक एंटीबॉडी ने, और दूसरी तरफ से दूसरी एंटीबॉडी ने घेर लिया हुआ है, ठीक है। इसका इन्होंने सैंडविच बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी दूसरी एंटीबॉडी हम डाल रहे हैं, ठीक है, सेकेंड एंटीबॉडी, ये इंजाइम लिंक्ड है, ठीक है। इसके साथ एक इंजाइम अटैच है जो कि या तो हॉर्स रेडिश परऑक्सीडेज हो सकती है और या अल्कलाइन फास्फेटेज हो सकती है, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं। तो इसको फिर हमने फिर वॉश कर दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद जब इन सेकेंड एंटीबॉडी हमने डाल दी, फिर उसके बाद हमने क्या डालना होता है, हमने सबस्ट्रेट डालना होता है। और सबस्ट्रेट क्या करता है, वही बस हमारे पास कलर प्रोड्यूस करता है, और इसी कलर की इंटेंसिटी को फिर हम मेजर करते हैं एक एलाइजर रीडर के थ्रू, ठीक है। तो ये तो ईजी है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोगों ने पिछले टेक्निक समझ लिए तो इसको भी आप लोग आसानी से समझ सकेंगे, ठीक है। प्रोसीजर देखें, टेक अ माइक्रोटाइटर प्लेट हैविंग कोटेड एंटीबॉडी, ठीक है, हमने कोटेड प्लेट लिया, एंटीबॉडी के साथ कोटेड है। एड द एंटीजन कंटेनिंग द सैंपल टू द प्लेट एंड इंक्यूबेट द प्लेट एट 37, ठीक है। इसको इंक्यूबेट करते हैं, एंटीजन और सैंपल को हमने मिक्स किया था एक वेल प्लेट में, और इसको हमने इंक्यूबेट किया, ठीक है। और फिर इसको वॉश किया, और फिर अनबाउंड एंटीजन को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। और फिर इसके बाद सेकंड एंटीबॉडी हमने डाल दी, एट द एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज विच आर आल्सो स्पेसिफिक टू द एंटीजन एंड देन इंक्यूबेट एट 37, ठीक है। जो सेकंड एंटीबॉडी है वो भी इसी एंटीजन के अगेंस्ट है, ठीक है, और इसी के एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बाउंडेड है वेल पे वो भी है, ठीक है। ये दोनों एंटीबॉडीज़ एक ही एंटीजन के अगेंस्ट बाइंड होती है, ठीक है। एंटीजन जो होता है उसके डिफरेंट एपिटोप्स होते हैं, ठीक है। एपिटोप्स क्या होती है, एंटीबॉडीज़ बाइंडिंग साइट्स होती है, ठीक है। तो एक एपिटोप जो है ना वो एक बाउंडेड जो एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट है, और एक एपिटोप, ठीक है, वो जो है वो जो दूसरी एंटीबॉडी हम डाल रहे हैं वो उसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो इस तरह फिर एक ही एंटीजन के अगेंस्ट हम दो एंटीबॉडी डिज़ाइन कर सकते हैं और इसके साथ अटैच हो सकते हैं दोनों एंटीबॉडीज़, ठीक है। वॉश द प्लेट सो दैट अनबाउंड एंजाइम लिंक एंटीबॉडीज़ आर रिमूव, ठीक है। फिर अनबाउंड एंजाइम लिंक एंटीबॉडीज़ को हमने रिमूव कर दिया। एड सबस्ट्रेट विच इज़ कन्वर्टेड बाय द एंजाइम टू प्रोड्यूस अ कलर प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अ सबस्ट्रेट विद द एंजाइम टू प्रोड्यूस अ कलर प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्शन करेगा सबस्ट्रेट और एंजाइम, ठीक है, और एक कलर प्रोड्यूस होगा और उस कलर को फिर हम मेजर करेंगे, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, हाई स्पेसिफिसिटी, ठीक है, सिंस टू एंटीबॉडीज आर यूज द एंटीजन इज स्पेसिफिकली कैप्चर्ड एंड डिटेक्टेड, ठीक है। ये एक बहुत ही दूसरे जो जितने प्रोसीजर हमने पढ़ लिए उन सब में से ये एक बहुत ही स्पेसिफिक है, ठीक है, उन सब से स्पेसिफिक है। सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सैम्पल्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सैम्पल के लिए सूटेबल है, सिंस द एंटीजन डज नॉट रिक्वायर प्योरिफिकेशन प्रियर टू मेजरमेंट, ठीक है। और सैंडविच कॉम्पिटिटिव इलाइजर की तरह इसमें भी हमें एंटीजन की प्योरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेंसिटिविटी सिंस बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिटेक्शन मेथड्स कैन बी यूज, ठीक है। और सैंडविच इलाइजर का भी हम एक दूसरे दो टाइप्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कॉम्पिटिटिव के भी एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, और सैंडविच के भी एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो ये जो हमने अभी सैंडविच इलाइज़ा का जो मेथड पढ़ लिया, ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट सैंडविच इलाइज़ा है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते तो आप लोग सिर्फ यही समझ लें कि ये सैंडविच इलाइज़ा है, ठीक है। तो मैं अभी स्लाइड में ऐड कर देता हूँ ये आप लोगों का असाइनमेंट, ठीक है। क्या असाइनमेंट में क्या लिखना है आप लोगों ने, व्हाट इज एपिटोप, ठीक है, एंड व्हाट आर
monoclonal and polyclonal एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये आप लोगों ने फ्राइडे तक सबमिट करना है। ठीक है, फ्राइडे के इस जगह अगर मैं डेट लिख लूँ तो फिर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा ठीक बेहतर रहेगा। 29 तक आप लोगों ने सबमिट करना है। 29 04 तक। ठीक है, ठीक है, इस डेट तक आप लोगों ने सबमिट करना है। सबमिट टिल। ठीक है, एंड ये 4 टेक्निक्स से हमने पढ़ लिए इलाइजा के। ठीक है, डायरेक्ट इलाइजा, इनडायरेक्ट इलाइजा, कॉम्पिटिटिव इलाइजा और सैंडविच इलाइजा। ठीक है, इन सब को आप लोगों ने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने सही तरह समझना है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और इनको डिफरेंशिएट करना है और उनको उनके प्रोसीजर्स को लिखना है। ठीक है, कि इनके प्रोसीजर किस तरह है, उनको डिफरेंशिएट करना है और ये सारे आप लोगों ने समझने हैं अगर आप लोगों ने इलाइजा सही तरह समझना है। ठीक है, आप लोग आगे लैब साइंटिस्ट बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को डिटेल में समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस तरह तो टेक्नीशियंस भी होते हैं, मतलब उनको सिर्फ याद होता है कि आपने ये स्टेप करना है, ये स्टेप करना है, ये स्टेप करना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि जो कलर प्रोड्यूस होती है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है, किस वजह से प्रोड्यूस होती है। और ये नहीं पता होता है कि जो एंटीबॉडीज़ होती है वो किस तरह बने होते हैं। ठीक है, मोनोक्लोनल है, पॉलीक्लोनल है, किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और उनको ये भी समझ भी नहीं आती, उनकी कॉन्सेप्ट नहीं होती। तो आप लोगों ने और में ये डिफरेंस होनी चाहिए कि आप लोग फ़ॉरेन में जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको लैब साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, तहकीक करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं और वो समझते हैं, नॉलेज को डीप लेवल पे समझते हैं। ठीक है, कि इसके बैकग्राउंड में क्या है, ना कि बस सिर्फ आप लोगों ने सिर्फ ये सीख लिया कि ये स्टेप करनी है, वो स्टेप करनी है। ये तो टेक्नीशियंस भी करते हैं, तो फिर आप लोग को ये डिग्री लेने की क्या ज़रूरत है, क्यों अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ समझनी है, डिटेल में समझनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे पीसीआर। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इस पर हम डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। एंड थैंक यू फॉर द टाइम। अल्लाह हाफिज़।